हेलो दोस्तों। एमपी वर्ग टू चयन परीक्षा में 18 इकाई का पाठ का नाम है मैं क्यों लिखता हूँ, जो अज्ञा द्वारा रचित है। किस संबंध के सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और पाठ का सार और लेखक अज्ञे का हम जीवन परिचय हल करेंगे। तो आपने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, वीडियो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको स्ट्रेटजी बता दें कि हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेखक परिचय के बाद हम पाठ का सारांश सारांश देखेंगे पूरे पाठ का। उसके बाद हम इसके संबंध के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करने के बाद हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको पूरा पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहें और हमारे साथ बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं हम। पाठ का नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। यह जो है पाठ अज्ञे द्वारा रचित है। तो इसके संबंध में कुछ लेखक परिचय देख लें कि अज्ञे का लेखक परिचय क्या है। तो आइए देखते हैं। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। और इनको जो अज्ञे है, जो उपाधि धारण की है इनने अज्ञे की, इसलिए ये अपनी उपाधि से ही जाने जाते हैं। तो इनका नाम क्या हो गया पूरा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के, कौन सा जिला है? देवरिया जिला। तो देवरिया जिला के कसिया, माने आज उसको बोलते हैं कुशीनगर इलाके में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर इलाके में, देवरिया जिला के कसिया में हुआ था या कुशीनगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में 1911 में। आगे देख ले। इन्होंने जम्मू कश्मीर से प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद लाहौर से बीएससी किया। क्या किया है इन्होंने? बीएससी किया है। कहाँ से किया है? लाहौर से किया है। अंग्रेजी में एमए एमए की है। उसी समय क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल चले गए थे। ठीक है। तो उसी कारण से अंग्रेजी में उन्होंने क्या है? एमए की है। और उसी कारण जो आंदोलन हो रहे थे उसके कारण वो कहाँ चले गए हैं? जेल में भी गए हैं। आगे देखते हैं। इन्होंने कई नौकरियों की और छोड़ी, किंतु पत्रकारिता और साहित्य सृजन में सक्रिय रहे। इन्होंने कई नौकरियां भी की हैं और इनका जो मन रवा है, कहाँ पर रवा है? साहित्यिक सृजन और पत्रकारिता में रवा है इनका मन। आगे है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, पहले काव्य संग्रह हैं। तो इन्होंने पहला काव्य संग्रह जो लिखा है वो है भगनदूत। दूसरा है अरि ओ करुणा प्रभामय। अगला है इंद्रधनु रोंदे हुए थे। और उसके बाद है आंगन के द्वार पार। फिर है हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर इनका प्रसिद्ध जो है उपन्यास काव्य संग्रह है। अब कुछ कहानियां भी लिखी हैं। तो कहानियां लिखी हैं ने विपथनगा, सैनाय थी, जयदोल। कुछ उपन्यास भी लिखे हैं। तो उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप। जी इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। नदी के द्वीप भी इनकी एक कहानी है फेमस। आगे देखते हैं। इन्होंने जो है यात्रा वृत्तांत भी लिखा है। तो उसमें अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, निबंध लिखा है। निबंध लिखा है त्रिशंकु एवं एक और लिखा है आत्म आप आत्मनिपद। आत्मनिपद संपादन भी किया है कुछ। तो संपादन में है चार तार सप्तक। क्या संपादन किए हैं? इन्हें चार तार सप्तक इन्होंने संपादित किए हैं। ए साहित्यिक अकादमी, ज्ञानपीठ आदि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी हुए थे। और इनकी जो मृत्यु है वो सन 1987 में इनका निधन हो गया था। तो ये कुछ अज्ञे के बारे में जीवन परिचय हो गया है। आपको याद रखना है कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था उनका 1911 में, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर में या कसिया में हुआ था। इन्होंने लाहौर से अपनी बीएससी प्रारंभ की। इनकी कुछ रचनाएं भी हैं कि हरी घास पर क्षण भर, नदी के द्वीप, जयदूल, आंगन के द्वार पार,
ठीक है जी, ये कुछ रचनाएं भी याद करना है। इन्होंने संपादन क्या किया है, 4 तार सप्तक का इन्होंने संपादन किया है। इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिले हैं कि साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। इनका निधन जो था 1987 में हो गया था। अब आइए इसका हम सार देखते हैं। तो मैं क्यों लिखता हूँ पाठ का नाम है, और इसका सारांश देखेंगे कि इसमें उन्होंने क्या कहा है। तो देखिए सार है, मैं क्यों लिखता हूँ। लेखक के अनुसार यह एक बहुत आसान लगता है, पर असल में एक बहुत कठिन भी है। इसका सच्चा और वास्तविक उत्तर लेखक के अपने आंतरिक जीवन से संबंधित रहा है। उन सब उन सब का संक्षेप में कुछ वाक्यों में विस्तृत बयान करना आसान नहीं है, और शायद संभव भी नहीं होगा, परंतु जो सभी के लिए उपयोगी हो, ऐसे कुछ वाक्यों का वर्णन लेखक कर सकता है। लेखक ने लिखने का कारण जानना चाहे तो उनका एक उत्तर तो प्रतीत होता है कि वह स्वयं यह जानना चाहते हैं कि वह किस लिए लिखते हैं। तो बताया गया है कि वो लेखक से अगर जानना चाहो कि मतलब उन्होंने जो लेखन प्रारंभ किया है, तो वो खुद जानना चाहते हैं कि किस लिए हमने लेखन प्रारंभ किया है। लेखक को बिना कुछ लिखे हुए इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है, क्योंकि एक लेखक लिखकर ही आंतरिक प्रेरणा की लाचारी को पहचानता है। इसके कारण उसने कुछ लिखा है। लेखक को लगता है कि वह लेखक को लगता है कि वह उस आंतरिक लाचारी से मुक्ति पाने के लिए कुछ लिखता है। लेखक को ऐसा लगता है कि सभी लेखक रचना रचनाकार नहीं होते, तथा उनके द्वारा लिखे गए सभी लेखन भी रचना के दायरे में नहीं होते। एक कारण यह भी सही है कि कुछ लेखक प्रसिद्धि मिल पाने के बाद लोगों के द्वारा विवश कहने पर भी लिखते हैं। बाहरी लाचारी, संपादकों का आग्रह, प्रकाशन मांग, लेखक की स्वयं की आर्थिक आवश्यकता आदि के रूप में हो सकते हैं। तो यहाँ पे लेखक ने मैं क्यों लिखता हूँ में बताया है कि कोई लेखक जो है वो मान लेखक कोई व्यक्ति जो है वो लेखक किस प्रकार से बन जाता है। तो बताया गया है कि यहाँ पे लेखक की जो आर्थिक स्थिति है, या प्रकाशन की मांग है, या मतलब फेमस होने की, प्रसिद्धि पाने की इच्छा होती है, इस वजह से जो लेखक होते हैं वो लिखते हैं। लेखन में रचनाकार के स्वभाव और खुद के अनुशासन का बहुत महत्व है। कुछ लेखक इतने आलसी होते हैं कि बिना बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। उदाहरण के लिए जैसे प्रातः काल नींद खुल जाने पर भी कोई बिस्तर पर तब तक पड़ा रहता है जब तक कि घड़ी का अलार्म ना बज जाए। कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ लेखक लिखने की काबिलियत होते हुए भी बिना किसी के दबाव बनाए लिखने के समयत असमर्थ होते हैं। लेखक की भीतरी लाचारी का वर्णन करना बहुत कठिन है। आगे कहा गया है कि लेखक विज्ञान का विद्यार्थी रहा है और उसकी नियत शिक्षा भी विज्ञान विषय में ही हुई है। अणु का सैद्धांतिक ज्ञान लेखक को पहले से ही था, परंतु वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब लेखक ने उससे संबंधित विस्तार पूर्वक दी गई खबरें पढ़ी, साथ ही उसके परवर्ती प्रभावों का विवरण भी पढ़ा। विज्ञान के इस बेकार उपयोग के प्रति किसी की भी बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। लेखक ने भी उसके इसके बारे में लेख लेख आदि में कुछ लिखा, पर अनुभव के स्तर पर जो लाचारी होती है वह
बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है, अर्थात लेखक ने केवल बौद्धिक पकड़ के स्तर पर लेख लिखा था, पर अनुभव के स्तर पर लिखना अलग बात है। आगे है, एक बार लेखक को जापान जाने का अवसर मिला। वहां जाकर उसने हिरोशिमा और उस अस्पताल को भी देखा जहां रेडियन पदार्थ से जख्मी लोग बरसों से कष्ट पा रहे हैं। इस प्रकार लेखक को प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। लेखक को लगा कि रचनाकार के लिए अनुभव से अनुभूति गहरी चीज होती है। यही कारण है कि हिरोशिमा में सब देखकर भी उन्होंने वहीं पर तुरंत कुछ नहीं लिखा। एक दिन लेखक ने सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। उसकी समझ में आया कि विस्फोट के समय कोई व्यक्ति वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट में बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थों की किरणें उसमें रुक गई होंगी और उन किरणों से उसी व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इसी कारण पत्थर का वह छाया वाला अंश उस व्यक्ति के झुलसने से बन गया होगा। यह देखकर लेखक को लगा कि पूरी दुखद घटना जैसे पत्थर पर लिखी गई है। उस छाया को देखकर लेखक को जैसे एक थप्पड़ सा लगा। उसी क्षण अणु विस्फोट जैसे लेखन के अनुभव में आ गए और वह स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट में पीड़ित एक व्यक्ति बन गए। लेखक ने भारत आकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे हिरोशिमा पर एक कविता लिखी। यह कविता अच्छी है या बुरी है, इससे लेखक को कोई मतलब नहीं है। उसके लिए तो यह अनुभव महत्वपूर्ण है, जिससे वह यह जान पाया कि कोई रचनाकार रचना क्यों कहता है। तो इस पाठ में आपको बताया गया है कि कोई लेखक जो होता है, रचनाकार होता है, क्यों लिखता है और किस प्रकार से लिखता है और लिखने के पीछे उसकी वजह क्या होती है। तो मेन कारण इस कहानी का यह है। तो आइए इसके संबंध में हम कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। पहला हमारा वस्तुनिष्ठ। आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो पाठों के साथ लेकर आ रहे हैं और साथ में हम लेखक परिचय भी आपके साथ में लेकर चल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें हमारी और हमारे चैनल से जुड़े। हम आपको इसी प्रकार से सभी पाठों के बहुत ही महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ हैं और जो सारांश है वो सभी लेकर आएंगे। तो आइए देखते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। लेखक किस विषय का छात्र का था। तो लेखक किस विषय का छात्र था। तो लेखक जो है वो विज्ञान विषय का छात्र था। तो मैं क्यों लिखता हूँ कहानी में लेखक किस विषय का छात्र था, तो वो विज्ञान विषय का छात्र था। आगे है, अगला है, लेखक ने हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा किससे मिली। तो हिरोशिमा की यात्रा के समय एक पत्थर पर उभरी मानव छाया से, या अपने पड़ोसियों से, या अपनी माँ से, या अखबार में छपे लेखन से। तो इसका आंसर आप स्वयं जानते हैं कि लेखक को जो है हिरोशिमा की यात्रा के समय एक पत्थर पर उभरी मानव छाया से पता चला है कि हमें क्या करना है, लेखन करना है। आइए आगे देखते हैं अगला, अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है। तो अनुभव आवश्यक है और अनुभूति लक्ष्य है। या दूसरा है, अनुभव से अनुभूति प्राप्त होती है, या अनुभव अनुभूति से गहरा होता है, या अनुभव से अनुभूति गहरी होती है। तो आपको बताना है। तो इसमें जो आपका आंसर होता है वो है अनुभव से अनुभूति। अनुभव से जो अनुभूति है वो गहरी होती है। अनुभव, आप कोई चीज का अनुभव कर रहे हैं लेकिन आपको उसकी यदि अनुभूति हो जाती है तो वो गहरी होती है। तो बिल्कुल सही है आंसर, इसका डी जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है चौथा कि लेखक क्यों लिखता है। तो बाहरी दबाव के कारण, भीतरी व्यवस्था के कारण, या ए और बी, और इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो ए और बी, क्योंकि लेखक जो होता है वो बाहरी दबाव के कारण भी और भीतरी व्यवस्था के कारण जो है वो दोनों के कारण ही लेखक
कोई चीज लिखता है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा पांचवा है कि प्रत्यक्ष अनुभव की उपेक्षा कौन लेखक में मदद करता है। तो प्रत्यक्ष लेखक की जो है अपेक्षा कौन लेखन में मदद करता है। लेखन में कौन मदद करता है उसकी, तो लेखन में जो है क्या चित्रण कहता है, क्या अनुभूति कहती है, मेहनत कहती है, जानकारी कहती है। तो इसका जो आंसर आपका सही होगा वो आंसर रहेगा अनुभूति। तो लेखक के प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा कौन लेखन में मदद करता है, तो अनुभूति जो उसकी होती है, जो उसने वहां पे हिरोशिमा में जाकर अनुभूति किया था, वही लेखन में उसकी मदद की है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि लेखन में कौन मदद करता है, तो अनुभूति मदद करती है। आइए अगला है, लेखकों के सामने कौन व्यवस्था रहती है। तो इसका आंसर क्या आर्थिक रहती है, प्रकाशन के तगाजे रहते हैं, या संपादकों का आग्रह। बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी हैं। जो लेखन है तो कोई लेखक के सामने कौन व्यवस्था रहती है, तो आर्थिक व्यवस्था आवश्यकता भी होती है उसको, प्रकाशन के तगाजे भी होते हैं और संपादकों का आग्रह भी होता है। इन सब व्यवस्थाओं के कारण कोई लेखक लिखना चाहता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आइए अगला है हमारा, लेखक अपने भीतर की व्यवस्था को कैसे पहचानता है। तो लेखक अपने भीतर की व्यवस्था को कैसे पहचानता है, तो इसका आंसर जो है पढ़कर, लिखकर, सीखकर या गाकर। तो भैया यहाँ पे लेखक की बात कही गई है, तो लेखक क्या करेगा, लिखकर ही अपने भीतर की व्यवस्था को पहचानता है। तो क्या है, इसका आंसर हो गया है लिखकर। आइए अगला है, हिरोशिमा पर लिखी कविता कैसी कविता थी। तो बाह्य दबाव का परिणाम था, या अंतः दबाव का परिणाम था, या दोनों था, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो है ए और बी दोनों। क्योंकि जो लेखक ने जो हिरोशिमा पर कविता लिखी है वो बाह्य दबाव का परिणाम भी है और अंतः दबाव का परिणाम भी। जब उसने वहां पे जाके देखा तो उसे लगा कि हाँ, यहाँ से कविता हमें लिखनी चाहिए। आइए अगला है, नौवां हमारा है कि इस पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन किया गया है। तो क्या मंगोलिया की, अमेरिका की, जापान की या चीन की। तो भैया लेखक कहाँ हिरोशिमा गया था, जापान की, जहाँ पे परमाणु बम गिराए गए थे। तो कहाँ लेखक ने यात्रा की, तो जापान की यात्रा लेखक ने की थी। आइए अगला हमारा 10वां है, अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मघात कर देते लेते हैं। तो जो अनुभूति है वे किसके सहारे सत्य को आत्मघात कर लेते हैं। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा, पहला है अनुभव से, या संवेदना से, या कल्पना से, या बीओसी। तो भैया इसका आंसर होगा बीओसी, क्योंकि संवेदना और कल्पना इन दोनों से ही अनुभूति करके लेखक सहारे सत्य को आत्मघात कर लेता है। वो वहां पे संवेदना उसकी रहती है और कल्पना कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, तो इन्हीं के आधार पर अनुभूति मर करके वो जो सत्य को आत्मघात कर लेता है। जैसे लेखक ने हिरोशिमा पर जाकर पत्थर पर जो छाया देखी उसके संबंध में उसने जो सोचा विचार किया, कल्पना की, उसकी बात है यहाँ पे। आइए अगला है, कैसे लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख पाते। तो जो आलसी होते हैं, जो दूसरों की नकल कहते हैं, जो सीखना नहीं चाहते, जो बेबस होते हैं। तो इसका जो आंसर होता है वो है, जो आलसी होते हैं वो लोग बाहरी दबाव के बिना लिखना नहीं चाहते, चाहे उनमें हुनर हो लिखने का, लेकिन वो जब तक नहीं लिखेंगे जब तक उन्हें बाहरी दबाव नहीं होगा। लेखक ने इस संबंध में कविता में उदाहरण भी आपको दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो आलसी होते हैं वो बाहरी दबाव के बिना नहीं लिखते। आइए अगला 12वां है हमारा, अनुभूति के स्तर पर व्यवस्था को लेखक ने क्या कहा है। तो अनुभूति के स्तर पर व्यवस्था को लेखक ने क्या कहा है। तो इसका आंसर जो है कि अनुभूति के स्तर पर व्यवस्था को लेखक ने क्या कहा है। तो इसका आंसर आपका होगा क्या, जे है आंसर, लगातार घटित एक ही घटना, दूसरा मानसिक स्तर की बात, तीसरा बौद्धिक स्तर से आगे की बात, चौथा है कल्पना की बात। तो यहाँ से आपको पूछा गया है कि अनुभूति के स्तर पर व्यवस्था को लेखक ने क्या कहा है। तो अनुभूति के स्तर पर व्यवस्था होती है वो क्या है, तो वो व्यवस्था जो है वो है बौद्धिक स्तर में आगे की बात। तो बौद्धिक स्तर में जो आगे की बात है वही अनुभूति के स्तर पर व्यवस्था को लेखक ने कहा है।
तो क्या आंसर हो गया? बौद्धिक स्तर से आगे की बात इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं कि लेखक को दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ? तो जब लड़कर या पीड़ित लोगों से बात करके या हिरोशिमा में आघात लोगों को देखकर या अखबारों में पढ़कर। तो आप इसका आंसर स्वयं बता सकते हैं कि कहाँ लेखक कहाँ गया था? हिरोशिमा में आघात लोगों को देखकर उसके मन में पीड़ा आई और उन पर जो पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव उसने लिख पाया। तो लेख हिरोशिमा में जाकर वहां ने अस्पताल में देखा कि वहां पे कई लोग क्या है, उस दर्द से चीख रहे हैं, उस विस्फोट से चीख रहे हैं। आइए अगला है, हिरोशिमा पर अणु बम कब डाला गया था? तो इसका आंसर आपको बताना है कि हिरोशिमा पर जो अणु बम है कब डाला गया था। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका सी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के नागासा पर क्या है, परमाणु बम दागा गया था या परमाणु बम हमला किया गया था। यहाँ परीक्षण हो रहा था हिरोशिमा पर, तो वहां पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम दागा गया था। याद रखना है कब? 6 अगस्त 1945 को। आइए अगला देखते हैं हम। हमारी और ऑब्जेक्ट हैं जो भी हम देख लेते हैं साथ के साथ में। तो पहला हमारा है कि लेखक में कृतिकार और कृतिकार के स्वभाव और किसका महत्व है? तो इसका आंसर जो होगा आपका होगा आत्मानुशासन। तो लेखक में जो कृतिकार के स्वभाव और किसका महत्व होता है, स्वभाव और किसका महत्व होता है? तो आंसर होगा आपका आत्मानुशासन का। अगला, लेखक का कार्य है। तो लेखक का कार्य क्या होता है? लेखक का जो क्या शैल होता है या उदासीन भाव होता है, भरा होता है या कठिन? तो भैया लेखक का जो कार्य होता है वो कठिन होता है, लिखने में बहुत मेहनत लगती है। आइए अगला है, लेखक ने कविता लिखी। तो लेखक ने कविता लिखी हिरोशिमा पर या नागासाकी पर या बसंत पर या भारत पर? भैया हिरोशिमा पर लेखक ने कविता लिखी है। मैं क्यों लिखता हूँ, किस पर लिखी गई है? हिरोशिमा पर लिखी गई है। अगला, अज्ञे ने हिरोशिमा पर कविता लिखी कहाँ? जापान में या श्रीलंका में या तिब्बत में या भारत लौटकर? तो कब लिखी? जब वो भारत लौटकर आ गए थे, वहां पर उन्होंने कविता लिखी। लिखी है हिरोशिमा पर, लेकिन लिखी कहाँ पर है? तो भारत लौटकर आ गए थे, तो यही भारत में उन्होंने अपनी कविता लिखी है। आइए आगे देखते हैं हम। आगे कुछ ऑब्जेक्ट और है हमारे कि हिरोशिमा नामक कविता अज्ञे ने लिखी है। तो हिरोशिमा नामक कविता अज्ञे ने लिखी है कहाँ पर? रेलगाड़ी में बैठे बैठे। तो जब वो वहां से आ रहे थे तो रेलगाड़ी में बैठे बैठे यह कविता लिख डाली उन्होंने। आइए अगला है हमारा कि लेखक अपनी आभ्यंतर व्यवस्था को पहचान पाता है। तो आभ्यंतर व्यवस्था को पहचान पाता है कैसे? इसका आंसर होगा लिखकर। तो लेखक लिखकर अपनी आंतरिक व्यवस्था को पहचान पाता है। तो इसके सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हमने अभी कंप्लीट कर लिए हैं और यह चैप्टर जो है हमारा पूर्ण हो गया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करें, और आगे हम इसी प्रकार से आपको और अगली इकाई का जो है आपको नया चैप्टर लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।